हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन करना, उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, या इसी को हम प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 4-4.5 करोड़ से 5 करोड़ एमटीपी कराए जाते हैं, जो संसार भर के कुल सगर्भताओं का लगभग 1/5 भाग है। कितना? सगर्भताओं का जितनी भी सगर्भता होती है उसका लगभग 1/5 भाग क्या होता है? एमटीपी होता है। एमटीपी में देखते हैं भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में इस पर बहस जारी है कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाए या न प्रदान की जाए, क्योंकि इससे बहुत से नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। चिकित्सा गर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस जारी है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय गर्भता समापन को एक कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। कब? 1971 में भारत सरकार के द्वारा। इस प्रकार के प्रतिबंध जो अंधाधुंध तथा गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या के भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे, जो अब भी भारत में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्या की जा रही है, उसको रोकने में कुछ हद तक सहायक है। चिकित्सीय गर्भता समापन क्यों इसका उपयोग किया जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर यही होगा कि अनचाही सगर्भताओं मतलब अनचाहे प्रेगनेंसी से मुक्ति पाना है, चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। वह किसी भी कारण से हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में क्या किया जाता है कि चिकित्सीय गर्भता समापन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही चिकित्सीय गर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां प्रेगनेंसी बने रहने की स्थिति में, अगर प्रेगनेंसी है तो उसी स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक है या घातक है, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है? एमटीपी का उपयोग किया जाता है। अब कितने समय की सगर्भता के लिए एमटीपी का उपयोग करना चाहिए? अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही अर्थात देखा जाए 12 सप्ताह की अवधि में कराया जाने वाला एमटीपी काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अगर 12 सप्ताह में एमटीपी हो रहा है तो सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में देखा जाए, ये द्वितीय तिमाही में एमटीपी बहुत ही घातक होता है, यह नुकसानदायक होता है। इसके लिए मदर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी अकुशल नीम हकीमों द्वारा करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? नीम हकीम के द्वारा। असुरक्षित नीम हकीमों के द्वारा एमटीपी करवाने की वजह से क्या होता है? ये जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग। क्या करते हैं? एक प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस, उसके द्वारा लिंग परीक्षण करते हैं और उससे क्या करते हैं? उससे अगर पता चलता है कि मादा शिशु है तो वहाँ पर भी एमटीपी का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही क्या है? नुकसानदायक है। बहुधा देखा गया है कि पता चलने पे कि मादा भ्रूण है तो एमटीपी कराया जाता है, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली
परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से गर्भपात कराए गए गर्भपातों से जान जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इस प्रकार की हानिकारक प्रवृत्तियों से क्या बचा जा सके। यौन संचरित संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचरित रोग कहते हैं, STI कहते हैं, STI कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या STD भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं, या इसी को रजित रोग VD या जनन मार्ग RTI भी इसको कहते हैं, RTI भी कहते हैं। जैसे देखा जाए अब STD के अंतर्गत कौन कौन से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं जो कि एक सदस्य दूसरे सदस्य में स्थानांतरित होते हैं, सेक्सुअली स्थानांतरित होते हैं। जैसे सुजा, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प जिसे हम जेनाइटल हर्पिस भी कहते हैं, क्लेमेडियता, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत जिसे यकृत बी या इसी को हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और हाल ही में देखा जाए सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV का इन्फेक्शन जिसे एड्स नामक बीमारी होती है, आदि सामान्य यौन संचरित रोग हैं। क्या होते हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, सेक्सुअली एक लोग से दूसरे लोग में स्थानांतरित होते हैं। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। जितनी भी बीमारियों की बात हुई है उसमें HIV सबसे खतरनाक है। इन सब बीमारियों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। जो बीमारियां हैं इसमें देखा जाए तो जैसे जो हेपेटाइटिस बी है, HIV की संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग करने वाली सुई, शल्यक्रिया के औजारों तथा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी का ब्लड किसी को चढ़ाने से अगर किसी को इन्फेक्शन है, क्या हेपेटाइटिस बी का या HIV का है इन्फेक्शन, तो किसी को अगर ब्लड, एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन में डाला जाता है तो उसको भी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी या HIV हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जननिक परिसर HIV संक्रमण को छोड़कर कौन कौन? हेपेटाइटिस बी और जननिक परिसर जो होता है और HIV को छोड़कर सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। क्या है? उपचार योग्य हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर और HIV ये तीनों बहुत ही घातक बीमारियां हैं। और जो दूसरी बीमारियां हैं इन्हें शुरुआती तौर पे अगर अवस्था पहचाना जाए और इनका उचित ढंग से इलाज किया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इन तीनों को छोड़कर हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर और HIV को, इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं जो कि जननिक क्षेत्र में खुजली, तरल स्राव का आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। इनकी पहचान है खुजली होना, तरल स्राव आना, हल्का दर्द होना, सूजन आदि ये होते हैं। संक्रमित स्त्री में लक्षण कभी कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनमें लक्षण नहीं दिखाई देते, कभी उनमें लक्षण के प्रकट नहीं होने और इसलिए लंबे समय तक इसका पता नहीं चलता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए लंबे समय तक उसके जो संक्रमण होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो लक्षण दिखाने चाहिए वो दिखते नहीं हैं। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचरित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच अथवा उचित उपचार से रोकता है। अगर लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है तो लोग क्या करते हैं? जांच नहीं करवाते हैं। अगर ये होता है कि अगर जांच होगा तो लोगों को पता चल जाएगा, तो इससे क्या होता है कि वो बीमारी और बढ़ जाती है, जिससे आगे चलकर बहुत जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से देखते हैं श्रोणि शोथज रोग, गर्भपात, मृत शिशु का जन्म होना, अस्थानिक
सगर्भता, बंध्यता तथा जनन मार्ग का कैंसर, क्या है, जनन मार्ग का कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। अगर हम जांच नहीं करवाते हैं तो उनसे आगे चल के इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। यौन संतति संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। जो जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है उसमें इसकी जांच के लिए, इस प्रकार के रोगों की जांच के लिए प्राथमिकता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु के लोगों में इसकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दिखाई पड़ती हैं। वह आयु वर्ग जिनमें आप सब भी आते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती। इसके बचाव के द्वारा इसके बचाव के जो उपाय हैं उसका प्रयोग करके बच सकते हैं। कुछ उपाय जैसे हैं कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। दूसरा उपाय, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तीसरा उपाय, यदि कोई आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करें। तो इन सब उपायों के द्वारा इन सब संक्रमण से हम मुक्त रह सकते हैं, बच सकते हैं।